अध्याय 5 भारत एक है। निबंध। यह पाठ रामधारी सिंह दिनकर के निबंध संग्रह रेती के फूल से लिया गया है। इसमें भारत की प्रमुख समस्या राष्ट्रीय एकता के विविध पक्षों पर विचार किया गया है। इस दिशा में हमारे पूर्वजों ने भी काफी प्रयास किए, किंतु प्राकृतिक बाधाओं के कारण उन्हें पूरी तरह सफलता नहीं मिल पाई। अब विज्ञान की कृपा से प्राकृतिक बाधाओं पर तो काबू पा लिया गया है, पर देश की विशालता, जलवायु भिन्नता और भाषा भेद की समस्याएं अभी तक बनी हुई है। इन समस्याओं को सुलझाए बिना राष्ट्र की एकता कायम होना पूर्णतः संभव नहीं है। अक्सर कहा जाता है कि भारतवर्ष की एकता उसकी विविधताओं में छिपी हुई है। यह बात जरा भी गलत नहीं है, क्योंकि अपने देश की एकता जितनी प्रबल है, उसकी विविधताएं भी उतनी प्रत्यक्ष हैं। भारतवर्ष के नक्शे को ध्यान से देखने पर यह साफ दिखाई पड़ता है कि इस देश के 3 भाग प्राकृतिक दृष्टि से बिल्कुल स्पष्ट है। सबसे पहले तो उत्तरी भाग है, जो हिमालय के दक्षिण से लेकर विंध्याचल के उत्तर तक फैला हुआ है। उसके बाद विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के उत्तर तक का वह भाग है जिसे हम दक्षिणी प्लेटो कहते हैं। इस प्लेटो के दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप तक का जो भाग है, वह प्रायद्वीप जैसा है। अचरज की बात है कि प्रकृति ने भारत के जो ये 3 खंड किए हैं, वे ही खंड भारतवर्ष के इतिहास के भी 3 क्रीड़ा स्थल रहे हैं। पुराने समय में उत्तर भारत में जो राज्य कायम किए गए, उनमें से अधिकांश विंध्य की उत्तरी सीमा तक ही फैलकर रह गए। विंध्य को लांघकर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से मिलाने की कोशिश तो बहुत की गई, मगर इस काम में कामयाबी किसी किसी को ही मिली। कहते हैं, पहले पहल अगस्त्य ऋषि ने विंध्याचल को पार करके दक्षिण के लोगों को अपना संदेश सुनाया था। फिर भगवान श्री रामचंद्र ने लंका पर चढ़ाई करने के सिलसिले में विंध्याचल को पार किया था। महाभारत के काल में उत्तर और दक्षिण भारत के राज्य किसी एक अंश के अधीन थे या नहीं, इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। लेकिन रामचंद्र जी ने उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच जो एकता स्थापित की, वह महाभारत काल में भी कायम थी। दोनों भागों के लोग आपस में मिलते जुलते रहते थे। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में दक्षिण के राजा भी आए थे और कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महायुद्ध हुआ, उसमें भी दक्षिण के वीरों ने हिस्सा लिया था। इसका प्रमाण महाभारत में ही मौजूद है। चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य के बाद मुगलों ने भी इस बात के लिए बड़ी कोशिश की कि किसी तरह सारा देश एक शासन के अधीन लाया जा सके। उन्हें इस कार्य में सफलता भी मिली, पर वह ज्यादा टिकाऊ नहीं हो सकी। इस देश के प्राकृतिक ढांचे में ही कोई ऐसी बात थी जो सारे देश को एक रहने देने के खिलाफ पड़ती थी। इस देश में बैरफूट का भाव इतना प्रबल क्यों रहा? इसके भी कारण हैं। बड़ी बड़ी नदियों और बड़े बड़े पहाड़ों के गुण अनेक हैं, लेकिन उनमें एक अवगुण भी होता है कि वे जहां रहते हैं, वहां देश के भीतर अलग अलग क्षेत्र बना देते हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भीतर एक तरह की प्रांतीयता या क्षेत्रीय जोश पैदा हो जाता है। इसके उत्तरी छोर पर कश्मीर पड़ता है, जिसकी जलवायु लगभग मध्य एशिया की जलवायु के समान है। इसके विपरीत भारत के दक्षिणी छोर पर कुमारी अंतरीप है, जहां के घरों की रचना और लोगों के रंग रूप आदि में श्रीलंका का नमूना शुरू हो जाता है। चेरापूंजी भी इसी देश में है।
जहां साल में 500 इंच से अधिक वर्षा होती है। और थार की मरुभूमि भी यही है, जहां वर्षा होती ही नहीं अथवा नाममात्र को होती है। जलवायु और क्षेत्रीय सुविधा के अनुसार ही लोगों के पहनावे, ओढ़ावे और खान पान में भी भेद हो जाता है। यह भेद भारत में बहुत ही प्रत्यक्ष है। विविधता का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है और इनके कारण हम आपस में भी अजनबी के समान हो जाते हैं। अगर कोई उत्तर भारतवासी दक्षिण चला जाए और दक्षिण भारतीय उत्तर चला जाए और वह अपनी मातृभाषा के सिवा कोई अन्य भाषा नहीं जानता हो, तो वह सचमुच बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। भाषा भेद की यह समस्या हमारी राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा है। पहले राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा यह थी कि पहाड़ों और नदियों को लांघना आसान नहीं था, मगर अब विज्ञान के अनेक सुगम साधन उपलब्ध हो जाने के कारण वह बाधा दूर हो गई है। आज देश के चाहे किसी भी कोने में विद्रोह हो जाए, हम जल्दी से फौज भेजकर उसे तुरंत दबा सकते हैं। प्राकृतिक बाधाएं खत्म हो गई हैं। यही कारण है कि आज हमारी एकता इतनी विशाल हो गई है, जितनी विशाल वह रामायण, महाभारत, मौर्य और मुगल जमाने में कभी नहीं हुई थी। प्राकृतिक बाधाएं अब शेष नहीं है, मगर भाषा भेद की समस्या जरा कठिन है। उसका हल तभी निकलेगा जब हिंदी भाषा क्षेत्र में अहिंदी भाषाओं तथा अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा का अच्छा प्रचार हो जाए। सौभाग्य की बात है कि इस दिशा में काम शुरू हो गया है और कुछ समय बीतते बीतते हम इस बाधा पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। यह तो हुई विविधता की कहानी। अब जरा हमें यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि इस विविधता के भीतर हमारी एकता कहाँ छिपी हुई है। हम अनेक भाषाएं बोलते हैं, किंतु भिन्न भिन्न भाषाओं के भीतर बहने वाली हमारी भावधारा एक है। हम एक ही तरह के विचारों और कथा की वस्तुओं को लेकर अपनी अपनी बोली में साहित्य रचना करते हैं। रामायण और महाभारत को लेकर भारत की प्रायः सभी भाषाओं के बीच अद्भुत एकता मिलेगी। संस्कृत और प्राकृत में भारत का जो साहित्य लिखा गया था, उसका प्रभाव भी सभी भाषाओं की जड़ में काम कर रहा है। एकता के असली आधार भारतीय दर्शन और साहित्य है, जो अनेक भाषाओं में लिखे जाने पर भी अंत में जाकर एक ही साबित होते हैं। हमारी एकता का दूसरा प्रमाण यह है कि उत्तर या दक्षिण चाहे जहां भी चले जाए, आपको जगह जगह एक ही संस्कृति के मंदिर दिखाई देंगे। वहां एक ही तरह के आदमियों से मुलाकात होगी, जो चंदन लगाते हैं, स्नान पूजा करते हैं, तीर्थ व्रत में विश्वास रखते हैं। भाषा की दीवार टूटते ही, भाषा की दीवार टूटते ही उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय के बीच कोई भेद नहीं रह जाता है। और जो बात हिंदुओं के बारे में कही जा रही है, वही बहुत दूर तक मुसलमानों के बारे में भी कही जा सकती है। देश के सभी कोनों में बसने वाले मुसलमानों के भीतर जहां एक धर्म को लेकर एक तरह की आपसी एकता है, वहीं वे संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं के भी बहुत करीब है। अनेक वर्षों से हिंदू मुसलमान साथ साथ रहते आए हैं और इस लंबी संगति के फलस्वरूप उनके बीच संस्कृति और सभ्यता की बहुत सी समान बातें पैदा हो गई हैं, जो उन्हें दिनों दिन आपस में नजदीक लाती जा रही हैं। प्रत्येक देश की एक निजी सांस्कृतिक विशेषता होती है, जो उस देश के प्रत्येक निवासी की चाल ढाल, बातचीत, रहन सहन,
खान पान, तौर तरीके में समाई रहती है। लेकिन यूरोपीय लिबास में सजे हिंदुस्तानियों के बीच एक अंग्रेज को खड़ा कर दिया जाए तो वह आसानी से पहचान लिया जाएगा। भारतवासी भारतवासी ही है तथा वे अन्य देश के लोगों के बीच खप नहीं सकते। यही वह सांस्कृतिक एकता है या शक्ति जो भारत को